हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो खास है। एग्जाम में पेपर के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन दें, एग्जाम में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, या फिर एग्जाम में किस तरीके से लिखें, कैसे कीवर्ड हाईलाइट करें, कुल मिलाकर एग्जाम के अंदर कैसे प्रेजेंट करें अपने आंसर को। ये उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो फोकस है। देखो, आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर कर ली, आपने आरटीपी भी कर लिया, आपने क्वेश्चन पेपर भी कर लिए प्रीवियस वाले, आपने मॉक टेस्ट पेपर भी कर लिए, आपने स्टडी मैटर सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको जो जो मैंने बोला आपने सब कुछ कर लिया। बट एग्जाम हॉल के अंदर वो 3 घंटे कैसे मैनेज कर रहे हैं, अगर आपने ये नहीं सीखा तो दिक्कत हो सकती है। एग्जाम के अंदर आंसर कैसे लिखना है ये नहीं सीखा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो 3 घंटे में आप प्रेजेंट करते हो उस बेस में मिलते हैं मार्क्स, और उन मार्क्स के बेस पर ही हम लोग जज करते हैं आपने मेहनत की थी कि नहीं की थी। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपने सर पूरे साल मजे किए हो, हम क्या बोलेंगे, बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी। लेकिन एग्जाम टाइम में आपके नंबर बहुत खराब आए, आपने भले ही बहुत मेहनत की हो, हम क्या बोलेंगे, यार और ढूंढो कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, कहां पे कमी रह गई। तो कुल मिलाकर उस 3 घंटे में जो परफॉर्मेंस आप देते हो एग्जाम के अंदर, वो खासी इंपॉर्टेंस रखती है। तो हर एक बात आपको नोट डाउन करते जानी है। और खास बात यह है कि मैं यहां पर एक स्टूडेंट की आंसर शीट से वेरीफाई करवाऊंगा आपको। इन्होंने मई 24 में एग्जाम दिया और कॉस्टिंग में इनके 96 मार्क्स आए 100 में से। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पॉइंट्स मैंने इनको ही बताए थे, ये मेरे स्टूडेंट है, तो इन्होंने उन पॉइंट्स का इंश्योर किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरी अंत तक देखें आप, और नोट डाउन कर लें कि एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। हर एक बात, छोटी छोटी बात डिटेल में बताने वाला हूं, तो नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट तो है डिसाइड सीक्वेंस टू सॉल्व इन द बिगिनिंग। देखो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, शुरू के 10 मिनट लगाकर आपने इस बात को तय कर लेना है कि पहले आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं। कुल मिला के सीक्वेंस आपने सेट कर लेनी है। देखो, अभी क्या 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक हो गया एमसीक्यू, एक हो गया डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो मैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। एमसीक्यू वाले पार्ट में क्या होगा, क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन है, एक पे टिक मारना है, तो एमसीक्यू आप आराम से कर लेंगे। मैं बात करता हूं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की, जहां पर आपको 70 नंबर का पेपर लिखना है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि भाई कौन से क्वेश्चन आपने पहले करने हैं। अब सवाल है डिसाइड कैसे करूं, तो ध्यान दीजिए, डिसाइड कैसे करूं। देखो, एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा ना, तो आप यूज करो 2 टेक्निक। एक का नाम है रिवर्स रीडिंग टेक्निक। आप क्या करो, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद 99% चांस है कि आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस कॉन्सेप्ट से है। और अगर आपने वो क्वेश्चन और वो चैप्टर किया होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, आप आराम से कर लोगे। अच्छा, इसे करते हुए तो आपको यह पता पड़ जाएगा कि क्या वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपने किया हुआ है। अगर आपने सिमिलर क्वेश्चन वैसा ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप फोकस करो उन क्वेश्चंस के ऊपर जो सिमिलर क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं। देखो, जो मैंने कंटेंट आपको दिया है, मैंने आपको अपनी बुक्स दी है, आरटीपी पूरी कवर की है, एमटीपी पूरी कवर की है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरे कवर किए हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, आज स्टडीमेंट पूरा कवर किया है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन को देख करना, एक सरसराहट सी नजर देखकर आप समझ जाओगे कि क्या वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपने किया है। और अगर आपके मन से आवाज आ जाएगी, हाँ यार ये सिमिलर क्वेश्चन तो मैंने किया है, तो उस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, उस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। तो आपने जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में है उनको 2 कैटेगरी में डाल दो। आप एक लिख दो इजी या लिख दो डिफिकल्ट। मतलब आपके लिए बहुत इजी होगा अगर बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन मिल गया आपको, या फिर आपको बहुत ही सिंपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है, आपको लग रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए, तो यार अगर कॉन्सेप्ट मुझे आता है तो मैं कर लूंगा। तो आपको पता पड़ गया कि यार इजी है, या तो मैंने सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है, या फिर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है, तो मैं आराम से कर लूंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मतलब पेपर लिखना शुरू करने से पहले ही आपको सीक्वेंस सेट करनी है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो आइए मैं जरा आपको दिखाता हूं आंसर शीट स्टूडेंट की जिनके 96 मार्क्स आए कॉस्टिंग में, 30 नंबर के एमसीक्यू में आए। देखो, 30 नंबर आए एमसीक्यू के अंदर और 66 नंबर डिस्क्रिप्टिव के अंदर। कुल मिला कितने नंबर आए, 96 मार्क्स आए। मई 24 का बच्चा है ये, और ये हमारा बच्चा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले इस बच्चे ने किया क्वेश्चन नंबर 2A। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2A, इससे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A। तो मई 24 का जो क्वेश्चन नंबर 2A है, बल्कि मैं आगे बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, और क्वेश्चन नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी है। आपको लग रहा है सर आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही पढ़ दिया, सारे इजी बोल दिया आपने। भाई इजी है तभी बोल रहा हूं मैं, और ये इजी बोल रहा हूं मैं आपके व्यू पॉइंट से, मेरे व्यू पॉइंट से नहीं। मई 24 का
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, आपको वीडियो मिल जाएगी। जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, आपको खुद समझ में आ गया कि मैं इजी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इजी। बट इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन किए हैं जो इसको सिमिलर लगे, जो इसको सिमिलर लगे। किन क्वेश्चन से? जो क्वेश्चन ऑलरेडी इसे हमने क्लासेस में करवाए थे, या इसे लगे सिमिलर जो क्वेश्चन इसने ऑलरेडी किए हुए थे। तो जो क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ होता है ना, अगर वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इस बच्चे ने वो टेक्निक फॉलो करी। सबसे पहले इसने क्वेश्चन नंबर 2A किया, इसके बाद इसने 2B किया, है ना, फिर 3A किया, 3B किया। तो बच्चे ने इस टेक्निक को फॉलो किया। अच्छा, अगला है ट्रिक नंबर 2, यूज सिंबल्स इफ यूज्ड इन स्टडी मेट। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते सर एग्जाम के अंदर क्या मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूं? सर क्या मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को EOQ लिख सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों? स्टडी मेट में ऐसा किया हुआ है। सर क्या मैं रीऑर्डर लेवल को ROL लिख सकता हूं? आंसर इज यस, क्योंकि स्टडी मेट में ऐसा किया हुआ है। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्टडी मेट में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो आप भी एग्जाम में ऐसा ना करें। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर कोई टर्म शॉर्ट फॉर्म में स्टडी मेट में इस्तेमाल किया गया है तो आप भी वैसा शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप उसे फुल फॉर्म में लिखिए। क्योंकि जो एग्जामिनर है फालतू में आपका एक आध नंबर काट लेगा, और यहां पर हम एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहते, हम 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, कीप मार्जिन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज। यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो तो आपको जो आंसर शीट मिली होगी ना, आपको जो आंसर शीट मिली होगी उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन दे दें। एक लेफ्ट में लाइन मार दीजिए और छोटी सी राइट में लाइन मार दीजिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट होती है ना, उसमें लेफ्ट में मार्जिन होता है, राइट में आप दे दो मार्जिन। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर पेपर मुड़ गया तो आपका आंसर ना छुप जाए, कोने से पेपर फट कर आपका आंसर ना फट जाए, इससे बच जाओगे आप। तो आपने लेफ्ट मार्जिन होगा, ये मार्जिन ऑलरेडी होगा, ये मार्जिन अगर आप दे देंगे तो बेहतर रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका आंसर कटेगा फटेगा नहीं, आपका आंसर पढ़ने में आएगा। मान लो कॉपी रखी और कॉपी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आखिरी का पेज थोड़ा सा मुरझा गया या टूट गया या फट गया, तो आपका आंसर नहीं दिखेगा, और आंसर नहीं दिखेगा नंबर नहीं मिलेंगे। तो यह है मेरा पॉइंट नंबर 3 कि कीप मार्जिन। अब जरा बात करते हैं बच्चे की। देखो लेफ्ट साइड में तो मार्जिन गिवन है खुद से आंसर के अंदर, राइट साइड में इसने मार्जिन नहीं लिया स्टूडेंट ने, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेरा थ्योरी से रिलेटेड। अगर आप कॉस्टिंग पेपर में थ्योरी लिख रहे हैं जो कि आएगी 20 नंबर की, तो थ्योरी अगर आप लिख रहे हैं तो थ्योरी में कितना लिखें? तो सवाल यह है, थ्योरी को लिखने के लिए आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना है 5 नंबर वाली थ्योरी के लिए। यानी थ्योरी का क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो उसका आंसर कम से कम 1 से सवा पेज में आना चाहिए। अब सवाल यह है 1 से सवा पेज में आना चाहिए, ऐसा क्यों बोला मैंने? आंसर में लेंथ दिखती है ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने मेहनत करी है। आपने करना क्या है कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें लेफ्ट में 2 मार्जिन, राइट में 2 मार्जिन, है ना, और लिखना चालू करो उसके आंसर को। और ये आंसर आपका ना सवा पेज में आना चाहिए कम से कम। 5 नंबर का है तो सवा पेज में, और अगर 4 नंबर का है तो 1 पेज में। खास बात ध्यान देना, आपका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। जब आप लिख रहे हो ना तो आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो, डॉक्टर्स वाली हैंडराइटिंग मत लिखना, आपका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। अगर आपका फॉन्ट साइज बड़ा होगा तो आप आराम से 1 पेज में 1.5 पेज में अपने आंसर को लिख देंगे। और कोशिश करना एक लाइन में मैक्सिमम 5 से 6 वर्ड आए, लेकिन जब ऑटोमेटिकली आपका फॉन्ट साइज बड़ा होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके 5 से 6 वर्ड आएंगे एक लाइन के अंदर। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है साइकोलॉजिकल। एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी है, एक सवा पेज का लिखा है मटेरियल। थ्योरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो प्रॉपर नंबर देगा। अगर 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है तो 5 नंबर देगा, ऐसा नहीं करेगा 5 के बदले 4 दे दिए, क्योंकि थ्योरी में आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो पूरे 5 लेने हैं तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, और एक खास बात, जब आप थ्योरी लिख रहे हो ना तो आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो। आपने थ्योरी लिखी, कोई मेन कीवर्ड आ गया, कोई मेन बात आ गई, उसको अंडरलाइन कर दो, या उसको आप बॉक्स में डाल दो। कैसे डालोगे बॉक्स में? मान लो कोई वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बॉक्स में डाल दो। इससे क्या होगा, आपके कीवर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये बात करी मैंने थ्योरी के लिए। इसके बाद बढ़ता हूं आगे। पुट आंसर, मेन आंसर एंड कीवर्ड इन बॉक्स। तो यहां पर मैंने कीवर्ड की बात तो करी ली, अब यहां बात करता हूं मेन आंसर से मेरा मतलब क्या। देखो जब हम प्रैक्टिकल पेपर लिखते हैं ना तो हमारा एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी? देखो इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट थी। एक रिक्वायरमेंट तो थी कि ऑपरेटिंग इनकम निकालो,
तो ध्यान दो, बच्चे ने इस ऑपरेटिंग इनकम वाले आंसर को अलग से बॉक्स में कवर किया ताकि ये हाईलाइट हो। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट एक और थी कि आप रैंक दो, तो इसने रैंक वाले को भी अलग से यहां पर दिखा दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी आपका मेन आंसर है, जो भी आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, वो जो आंसर है उसको आप बॉक्स में डालो। इससे क्या होगा, आपका आंसर अलग से हाईलाइट होगा। और इस टेक्निक को बच्चे ने फॉलो किया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे खास बात, मेंटेन राइटिंग स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, भले ही प्रैक्टिकल पेपर है, बट शुरू से स्पीड को मेंटेन रखो। शुरू में स्पीड बहुत कम ना हो, स्पीड बहुत ज्यादा भी ना हो, एक एवरेज स्पीड। ध्यान रखो, आपको 100 नंबर का पेपर करना है, 180 मिनट है आपके पास, यानी 1.8 मिनट में 1 मार्क्स का पेपर करना है। तो स्पीड को शुरू से ही मेंटेन रखो। शुरू में ढिलाई मत बरतो कि आराम आराम से कर रहे हो, स्केल से लाइन खींच रहे हो, नहीं, लाइन हाथ से खींच लो। टाइम वेस्ट मत करो, सजाने में मत लगो। ध्यान देना, मैंने यहां पर आगे पॉइंट लिखा है, गुड हैंडराइटिंग मतलब वो हैंडराइटिंग जो समझ में आए, मतलब कर्सिव राइटिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है जो भी आपने लिखा है बस एग्जामिनर की समझ में आए, वही मेरे लिए गुड हैंडराइटिंग है। तो आपने उसी गुड हैंडराइटिंग के अंदर अपनी स्पीड को मेंटेन करना है और आपने अपने सारे आंसर को शुरू से स्पीड में लिखना है। और स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, ना ज्यादा ना कम। अगला पॉइंट, राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर इन द टॉप मिड ऑफ पेज। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो, जैसे बच्चे ने आंसर शीट के मिड में लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, यह आपको हर बार लिखना चाहिए। ये देखो, इसने बच्चे ने प्रीवियस पेज पे भी लिखा होगा, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 2A, है ना, क्वेश्चन नंबर 2A। और ध्यान देना, जब कोई आंसर आपका एक पेज पे खत्म ना हो तो उस पेज के आखिरी में आपने PTO जरूर लिखना चाहिए। इससे एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर अगले पेज पर है। और जब आपका आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, है ना, जब आपका आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो यहां पर ना आप या तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे PTO, यानी इसका आंसर तो खत्म हो गया है, अगला क्वेश्चन अगले पेज पर। और ध्यान देना, हर नया क्वेश्चन एक नए पेज पे करना है। क्या मतलब, मान लो एक क्वेश्चन आप कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो भी था वो आपका आधे पेज में सॉल्व हो गया, इतना स्पेस खाली बच गया, तो आपने अगला क्वेश्चन ना अगले पेज पे करना है, इस पे नहीं करना। यहां पर इसे क्रॉस मार के लिख देना बस PTO। इससे क्या होगा, वो अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चला जाएगा। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज एंड राइट PTO। अगला, वर्किंग नोट मे बी एट एंड एंड मे बी एट बिगिनिंग। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कॉस्टिंग में क्या करें, वर्किंग नोट पहले बनाए या मेन आंसर पहले बनाए। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पहले बनाए वर्किंग नोट और चाहे तो बाद बनाए वर्किंग नोट, तो ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई नंबर नहीं कटते यहाँ पे। एंड गुड हैंडराइटिंग मतलब वो हैंडराइटिंग जो समझ में आए, वो है मेरी गुड हैंडराइटिंग। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है टाइम अलॉटमेंट। ये बात ध्यान रखें, टाइम अलॉटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर कितने नंबर वाले क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो आपको। तो ध्यान देना, 180 मिनट मिलते हैं आपको 100 नंबर का पेपर करने के लिए। इसका मतलब क्या है, 10 नंबर का पेपर करने के लिए आपको मिलते हैं 18 मिनट और 5 नंबर का पेपर करने के लिए आपको मिलते हैं 9 मिनट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 1 नंबर का पेपर करने के लिए आपके पास है 1.80 मिनट। तो आपने करना क्या है, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो मोटा मोटा 15 से 18 मिनट, और क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो 7 से 9 मिनट। अगर इससे ऊपर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपको सोचना पड़ रहा है, आपको डाउट आ रहा है अपने आंसर के ऊपर, तो तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ, कोई अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसको बाद में सॉल्व कर लेना। तो टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना शुरू से। अब सवाल यह है, MCQ वाले क्वेश्चन पहले करूं या डिस्क्रिप्टिव वाले पहले करूं, तो बेस्ट रहेगा आप वो पहले करो जहां पर आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपने पहले से किया हुआ है, जहां पे कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ है, वो पहले करो। मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है, बट कोशिश करना कि जो आपको ईजी लगे उसे पहले करना। सबसे खास बात, पूरा पेपर खत्म कर दो, लेकिन आखिरी के अंदर आपको 10 मिनट बचा लेने हैं। ये क्यों बचाने हैं आपको, ताकि आप मोटी मोटी सरसरी नजर मार दो कि भाई पेपर में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। अगर मैंने एक्स्ट्रा शीट ली थी तो मैंने उसको बांध दिया है ना, मैंने प्रॉपर साइन वाइन मार दिया है ना, रोल नंबर लिख दिए है ना, एक बार गो थ्रू कर लो सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें है ना, पेपर नीचे तो नहीं गिर गया, आंसर शीट नीचे तो नहीं गिर गई। तो 10 मिनट के लिए दिस 10 मिनट फॉर जनरल चेकिंग। और इसमें आप काम ये भी कर सकते हो कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को एक बार मोटा मोटा गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपने रखने हैं ध्यान, ये सारे पॉइंट्स आपने रखने हैं ध्यान। अब जरा मैं इसकी दिखाता हूं आपको आंसर शीट। देखो, बच्चा प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है,
बीच में लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 भी। उसके बाद जरा देखो स्टेप मार्किंग प्रॉपर हो रही है, देखो यहाँ पर स्टेप मार्किंग हो रही है प्रॉपर, नंबर आपको स्टेप मार्किंग वाइज मिलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अगले ने प्रॉपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 भी, बस हाँ रिक्वायरमेंट नंबर 2 को भी यहां पे लिखना चाहिए था। देखो लाइन को स्केल से नहीं खींचना है, लाइन को हाथ से खींचना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्केल से खींचू क्या सीधी लाइन से, नहीं हाथ से लाइन खींचो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जो इसका मेन आंसर है ना, जैसे प्रपोजल शुड बी इंप्लीमेंटेड, तो देखो इसको बच्चे ने अलग से बॉक्स में डाल दिया है, ये देखो, तो मेन आंसर को अलग से बॉक्स में डालो। आपको और दिखाता हूं खास बात, ये देखो यहां पर भी मेन आंसर अंडरलाइन कर दिया। अब जरा ध्यान दो एक खास बात, यहां पर बच्चे से एक आइटम में कुछ गलती हो गई थी, उसने यहीं पे काट कर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करा कि आंसर फिर से लिखो। कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो वो 80% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो क्या करते हैं इस 80 को मिटा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, नहीं जो गलती को काट दो और ठीक कर दो उसको। देखो यहां पर इसने आंसर इसको भी काटा है, ये गलत है, ये गलत है। देखो प्रॉपरली आंसर को बॉक्स में डाला है, बॉक्स में डाला है, बॉक्स में डाला है, बॉक्स में डाला है, बीच में लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये मैंने आपको सब टेक्निक बता दी जिसकी मदद से आप एग्जाम के अंदर अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। देखो लिख रखा पीटीओ, तो कहने का मेरा मतलब, देखो बच्चे ने यहां पे क्या किया, राइट साइड में मार्जिन छोड़ रखा है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो राइट साइड में थोड़ा मार्जिन छोड़ो। तो ये सारी की सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम के अंदर पेपर लिखते वक्त इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर का लिखा चलो 8 दे दूं, चलो 9 दे दूं, पूरे 10 मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस बच्चे की बताता हूं खास बात, इस बच्चे ने 96 मार्क्स का पेपर लिखा था और 96 मार्क्स मिले हैं, मतलब एक भी नंबर कहीं भी नहीं कटा। 4 नंबर का पेपर लिखा नहीं इसने, क्यों, वो थ्योरी क्वेश्चन था और थ्योरी ये बच्चा छोड़कर गया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर हो तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है उसका पूरा फल आपको एग्जाम के अंदर मिलता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताएगा हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखोगे और एग्जाम के अंदर अपना आंसर लिखते हुए वक्त उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।